मसीह का तमाम ये कंबोधिलाल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। हफ्ते के पहले मनी सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है पहले मनी सेंट्रल में हफ्ते के। शुरुआत करें अंशुमान जी से, चर्चा करें, खबरों का विश्लेषण करें। उससे पहले आपको बताते हैं आज कौन सी बड़ी खबरें हमने चुनी हैं अपने इस शो के लिए। शुरुआत होगी, संसद के सामने आरबीआई की चिट्ठी नहीं पढ़ेगी सरकार। कौन सी चिट्ठी थी, क्यों नहीं पढ़ेगी, ये बताएंगे। लोगों को क्यों नहीं भाया ई रुपया, ई व्हीकल उद्योग की बैटरी हो गई डाउन, चीन ने तोड़ा G7 देशों का प्रतिबंध, शेयर बाजार में क्यों डगमगाया छोटे निवेशकों का भरोसा, ऐसे आंकड़े आ रहे हैं। और क्या बंद हो जाएगी फ्री राशन योजना, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको बताएगी मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट। कई ऐसे तर्क हैं, कई ऐसे कारण हैं जिससे ये संकेत मिल रहे हैं, ये इशारा मिल रहा है कि फ्री राशन योजना की उल्टी गिनती शायद शुरू हो गई है। वैसे सरकार ने दिसंबर तक इस योजना को बढ़ाया था, लेकिन दिसंबर के बाद ये योजना बढ़ पाएगी, इस पर कई आशंकाएं गहरा रही हैं। खैर, पहली खबर, केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि महंगाई रोकने में असफल रहने पर रिजर्व बैंक ने सरकार को जवाब देने की जो रिपोर्ट तैयार की है उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को संसद में ये जानकारी दी है। सर, पहला सवाल, रिजर्व बैंक असफल क्यों हुआ महंगाई को काबू करने के लिए, और दूसरा सवाल, सरकार ये बताना क्यों नहीं चाहती? यही शायद सबसे बड़ी वजह है शुभम, कि सरकार ये बताना नहीं चाहती कि रिजर्व बैंक असफल क्यों हुआ। हालांकि रिजर्व बैंक की असफलता हमारे सामने हमें दिख रहा है कि रिजर्व बैंक ने जो भारत में महंगाई को कम करने के लिए 6% का इंटरिम टारगेट रखा था और 4 से 6% का लंबे समय की अवधि का टारगेट रखा था, वो नहीं पूरा हो पाया। इस साल अप्रैल के बाद से भारत में ब्याज दरें बढ़ते बढ़ते हम दिसंबर में आ गए हैं और महंगाई की दर में कोई नियंत्रण नहीं हुआ, जबकि ब्याज दरें अब लगभग आम उपभोक्ताओं के लिए कर्ज की दर दहाई के अंकों में 10% के आसपास पहुंच गई है। अब यही ये क्यों नहीं सरकार बताना चाहती, हालांकि अगर हम माने तो सरकार का प्रिविलेज है कि शायद रिजर्व बैंक और उसके बीच के कम्युनिकेशन को ना बताए। आज सरकार की तरफ से संसद में कहा भी गया कि सरकार ऐसा नहीं बताएगी, पर यहाँ दो महत्वपूर्ण चीजें दिखती हैं। इसे क्यों बताया जाना चाहिए था, देश को जानकारी दी जानी चाहिए थी। महत्वपूर्ण ये था कि देश को ये पता चलता कि रिजर्व बैंक के किन उपायों के बावजूद कौन सी ऐसी फोर्सेज हैं इकोनॉमी में जो महंगाई को लगातार बढ़ाने में मदद कर रही हैं। और ये इसलिए ज़रूरी नहीं था, ये इसलिए ज़रूरी था कि देश में काम करने वाले रोजगार, निवेशक, बैंकर, इनको सबको पता चलता कि आखिर रिजर्व बैंक की रणनीति में कौन सी महत्वपूर्ण खामियां थी या चूक थी जिन्हें ठीक किया जा सकता था। दूसरी चीज़ ये कि रिजर्व बैंक को इस रिपोर्ट में ये भी सुझाव देना था, जो कि सेक्शन 45ZN कहता है, रिजर्व बैंक को यह भी सुझाव देना था कि महंगाई को आगे नियंत्रित करने के लिए सरकार को और रिजर्व बैंक को करना क्या चाहिए। जब ये रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आएगी तो हमें यह भी नहीं पता चलेगा कि रिजर्व बैंक क्या चाहता है महंगाई को नियंत्रित करने के लिए। पर जिस तरीके की चर्चाएं हमने पिछले दिनों से मॉनेटरी पॉलिसी पर समझी हैं और देखी हैं, उसमें शायद बहुत सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जहां महंगाई कम करने की जिम्मेदारी सरकार के खाते में भी जाती है। और अब हमारे सामने ये रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक नहीं होगी जैसा कि सरकार की तरफ से कहा गया है, लेकिन शायद सरकार इसकी तरफ कुछ इशारा बजट में करे। हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि रिजर्व बैंक क्या सोच रहा है। लेकिन इसके बाद महंगाई को लेकर जो मौजूदा परिदृश्य है, जिसे रिजर्व बैंक ने अपनी पिछली मौद्रिक नीति में स्पष्ट रूप से कहा था कि महंगाई मजबूत है, जिद्दी है और अभी इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, ये बात सरकार ने मानी। और सरकार ने यह भी बात संसद में कही है कि रिजर्व बैंक अपना लक्ष्य हासिल करने में असफल रहा है। चलिए, अगली खबर ई रुपये से जुड़ी। देश में डिजिटल करेंसी यानी ई रुपये के रिटेल पायलट प्रोजेक्ट को शुरू हुए 2 हफ्ते होने को हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इसे इस्तेमाल को लेकर जो नतीजे आने की उम्मीद थी वैसे नतीजे नहीं आए हैं। जिन जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वहां ई रुपये का इस्तेमाल बहुत ही सीमित पाया गया। रिपोर्ट्स की माने तो कुछ लोगों का मानना है कि इस्तेमाल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि रेगुलेशन स्पष्ट नहीं थे और आरबीआई को फिलहाल इस पर काम करना पड़ेगा। सर, क्या दुविधा है ई रुपये को लेकर, कहां फंस गए रुपया? ई रुपये को लेकर रिजर्व बैंक ने जिस तरीके का स्ट्रक्चर और ढांचा सामने रखा था, वो इसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ उसकी कई सारे बड़ी दरारें सामने आ गई और इसलिए ई रुपया जिसकी चर्चा और लॉन्चिंग काफ़ी उत्साह के साथ हुई थी, उसे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ई रुपये के बारे में रिजर्व बैंक ने अपने नोट में कहा था कि ये पूरी तरह एनोनिमस रहेगा, यानी इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है और कहाँ से कर रहा है इसके बारे में सूचना नहीं दी जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि ई रुपया एक डिजिटल ट्रांजेक्शन है। आरबीआई के मौजूदा नियम में बताते हैं कि आप जिस भी बैंक से कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे, उस बैंक का एसएमएस सिस्टम आपको उसके बारे में अलर्ट भेजेगा। आपके अकाउंट में अगर
एक्स अमाउंट रखा हुआ है और उस एक्स अमाउंट को आप ई रुपए के जरिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप ई रुपए का ट्रांजैक्शन उसके जरिए करेंगे वो बैंक आपको मैसेज भेजेगा और उस मैसेज के साथ उस ट्रांजैक्शन की एक पूरी ट्रेल तैयार हो जाएगी। बैंक इस दुविधा में है कि उन्हें मैसेज भेजना जरूरी है, जबकि रिजर्व बैंक का नियम कहता है कि यह ट्रांजैक्शन ई रुपये का एनोनिमस है। और इस जगह जाकर ई रुपया फंस गया ना, तो बैंकर बहुत उत्साह में दिखाई दिया, बैंकरों ने पहले दिन से इस पर सवाल उठाए, उन्होंने बहुत उत्साह नहीं दिखाया, क्योंकि इसके बाद अगर ये ट्रेल बनती है या ई रुपए के इस्तेमाल के की सूचनाएं सबके पास पहुंचती हैं, तो फिर जो मूल ढांचा है ई रुपए को बनाने का, उस पर सवाल उठते हैं और उससे ये एनोनिमस की जगह स्यूडो एनोनिमस हो जाएगा, यानी कि थोड़ी जानकारी रहेगी, थोड़ी नहीं रहेगी। और यही वजह है कि शायद रिजर्व बैंक ने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ई रुपये के, उन्हें उनसे सलाह मांगी है और ऐसी उम्मीद की जा रही है शुभम की रिजर्व बैंक आने वाले समय में ई रुपये के संचालन को लेकर फिर कुछ नए दिशा निर्देश जारी करेगा। इसमें टैक्स से जुड़े हुए भी कुछ प्रावधान हैं जिनके बारे में भी बैंकों को, टैक्स अथॉरिटीज़ को एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का कैश पेमेंट नहीं कर सकते ई रुपये में, वो पेमेंट अलाउड होगा कि नहीं होगा, इस संदर्भ में भी क्लैरिटी नहीं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा बैंकिंग के अपने अंदर के संचालनों का है, ये करेंसी इन सर्कुलेशन के साथ इसका हिसाब किताब कैसे होगा, ये भी एक सवाल है। और इसलिए ई रुपए की शुरुआत थोड़ी फीकी रही है, क्योंकि पूरी जमीन इसके मामले में, तकनीकी जमीन पूरी तरह से तैयार नहीं थी। रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलर्ट किया है कि वे पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया और मोजाम्बिक से व्यापार के सौदों को सेटल करने में सावधानी बरतें, क्योंकि दोनों देश FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हैं और इस लिस्ट में शामिल होने की वजह से दोनों देशों से पहले होने वाले व्यापार की पेमेंट को लेकर कुछ पाबंदियां लागू हैं। भारत में इन दोनों देशों से बड़ी मात्रा में दलहन का आयात होता है और दलहन आयात को लेकर होने वाली पेमेंट बैंकों के जरिए होती है। सर, इन दोनों देशों पर किस तरीके की पाबंदियां हैं जिसकी वजह से रिजर्व बैंक आगाह कर रहा है? भारत का दाल आयात हमेशा इन्हीं देशों के साथ फंसता है, इससे पहले म्यांमार के साथ भी इस तरीके का हुआ था। मोजाम्बिक और तंजानिया से भारत जो पिजन पी, जिसको हम अरहर कहते हैं, और कुछ और दालों का आयात करता है। और शुभम, भारत के इंपोर्ट का करीब 25% हिस्सा इन्हीं दोनों देशों से आता है, तंजानिया और मोजाम्बिक से आता है। इन दोनों देशों को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है। FATF की ग्रे लिस्ट उन देशों को स्पष्ट रूप से सामने लाती है जहां मनी लॉन्ड्रिंग होने के बड़े खतरे हैं। पाकिस्तान अभी तक इस ग्रे लिस्ट में था, अब धीमे धीमे इससे बाहर हुआ है। इससे पहले म्यांमार के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब म्यांमार को इस लिस्ट में डाला गया था तो भारत को संचालनों में दिक्कत आई थी। जो देश FATF की ग्रे लिस्ट में होते हैं, उनके बैंकर्स के साथ ट्रेड करने के लिए दुनिया के तमाम देश सतर्कता बरतते हैं, क्योंकि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा होता है। और भारत के RBI ने बैंकों के लिए बहुत स्पष्ट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स लागू कर रखे हैं FATF के नियमों के तहत। और इस वजह से बैंकों को ये कहा गया है कि वो वहाँ से आने वाले आयात पर सतर्कता बरतें और बचें। और इसका असर दाल बाजार पर हमें दिखाई देगा, क्योंकि अगर बैंकों के बीच में ट्रेड नहीं होगा और इम्पोर्ट रुकेगा तो भारत के दाल बाजार में आपूर्ति में थोड़ी कमी हो सकती है। चलिए ई गाड़ियों के बाजार पर। देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बैटरी के लिए नए सुरक्षा नियम और वाहन बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर उत्पादन होने वाले उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर सरकार की तरफ से आए नए नियम ने देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उत्पादन की रफ्तार को धीमा कर दिया है। आगे भी ये धीमी रह सकती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों से गाड़ी में आग लगने की कुछ घटनाओं के बाद सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। सर, क्या नियम बनाए हैं, क्या सख्ती की है और उद्योग पर इसका क्या असर पड़ेगा? ई व्हीकल के पहिए रुक रहे हैं इस फैसले के बाद। हमें याद होगा कि भारत के कई सारे स्कूटर्स में और गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं हुई थी। उसके बाद सरकार ने क्वालिटी चेक कराया था और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी उससे नियम बनाने के लिए कहा था। अब कंपनियों को, चाहे वो ई व्हीकल स्कूटर बना रही हों या कारें बना रही हों, उन्हें पूरा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ई व्हीकल की भाषा में जिसको BMS कहते हैं, बैटरी मैनेजमेंट और डिज़ाइन सिस्टम को नए सिरे से बदलना होगा। जो नए मानक आए हैं उस हिसाब से उसमें इंश्योर करना होगा कि उनसे आने वाले समय में कोई दुर्घटना का खतरा ना रहे। अभी तक भारत की कंपनियां इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए भारतीय कंपनियों को अब नए व्हीकल बनाने के लिए सिस्टम को ही बदलना होगा, उसकी लागत और बाकी व्यवस्थाएं भी देखनी होंगी। और दूसरी चीज़ है कि सरकार ने यह भी कह दिया है कि ई व्हीकल कंपनियां जब तक इस व्यवस्था को, इस नई व्यवस्था और सुरक्षा के नए नियमों को लागू नहीं करती, तब तक उनको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। भारत का ई व्हीकल बाजार अभी तक मूलतः सब्सिडी पोषित है। इसमें जितनी सब्सिडी टू व्हीलर्स में से खास तौर पर जितनी सब्सिडी सरकार देती है, उस आधार पर ये वाहन बेचे जाते हैं। अब यहाँ से ई व्हीकल के मार्केट में
एक रेगुलेटरी डिसरप्शन आ रहा है, एक रेगुलेटरी उठापटक शुरू हो रही है। नया बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लाना, उसके नियम के आधार पर सुरक्षा की शर्तें लगाना और उसका कितना असर ई व्हीकल की कीमत पर आएगा यह भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल ई व्हीकल के लिए की मांग और आप के लिए खासतौर पर मांग पर भी असर पड़ेगा और कंपनियों को अब इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने में दिक्कत आएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूसी कच्चे तेल के भाव पर G7 देशों की तरफ से लगाई गई कैपिंग के जवाब में वे जरूरत पड़ने पर कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती कर सकते हैं। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि रूस की तरफ से उन देशों को कच्चे तेल की सप्लाई नहीं की जाएगी जो G7 देशों के साथ रूसी तेल की कैपिंग की योजना में शामिल हुए हैं। G7 देशों ने रूसी कच्चे तेल के भाव पर $60 प्रति बैरल की कैपिंग लगाई हुई है और कैपिंग 5 दिसंबर से लागू हो चुकी है। इस बीच खबर यह भी है कि रूस की तरफ से एशियाई देशों को $60 प्रति बैरल के ऊपर कच्चा तेल बेचा जा रहा है। सर, कैपिंग के खिलाफ सबसे पहला सवाल कि कैपिंग के खिलाफ रूस की तैयारी क्या है? कैपिंग के खिलाफ रूस की तैयारी, जो रूस की संभावना थी वही हुआ। हम लोग मनी सेंट्रल में इस पर चर्चा भी करते रहे। रूस ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो इस कैपिंग के आने के बाद अपने उत्पादन में कटौती करेगा। ये धमकी या ये झटका तेल बाजार के लिए था, क्योंकि तेल बाजार में जो भी थोड़ा बहुत तेल रूस का आ रहा है वो बाजार में मांग और आपूर्ति को संतुलित रखने के लिए है। हालांकि उनकी इस धमकी का असर हमें तेल बाजार की कीमतों पर नहीं दिखा, क्योंकि तेल बाजार पर मंदी का गहरा दबाव दिख रहा है और कीमतें अभी भी $80 से नीचे बनी हुई हैं। लेकिन पुतिन ने एक तरह से जो बाकी सप्लायर हैं जो ओपन मार्केट से तेल खरीदना चाहते थे उन्हें संकेत भेज दिए कि $60 पर बैरल की कैप का कोई मतलब नहीं है, ये बेस रिपेयर की कैप है और इस कैप में के बाद वो अपने उत्पादन में कटौती करेंगे। बाजार इस पर क्या प्रतिक्रिया करेगा 2-3 दिन में स्पष्ट होगा। दूसरी चीज ये कि इसके साथ दुनिया के कुछ देश इस प्रतिबंध का से सहमत नहीं है, इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें भारत और चीन भी शामिल है। ऐसे देशों के लिए रूस ने पिछले दिनों में अपने यहाँ कुछ तैयारियां की थी। हम लोग मनी सेंट्रल में एक बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। रूस ने अपना एक नया फ्लीट तैयार किया है। उस फ्लीट को रूसी कंपनियों से बीमा दिया जाएगा और वो फ्लीट $60 या $60 से नीचे का जो भी तेल होगा, जिस पर भी दो देशों के बीच में समझौता होगा, वो तेल लेकर बाकी देशों को आपूर्ति करेगा। भारत ने रूस के तेल पर जो अधिकतम बिक्री दर की सीमा लगाई गई उसका समर्थन नहीं किया है। रूस ने शिपिंग की साइड से, टैंकर कैरी करने की साइड से भारत को मदद का आश्वासन भी दिया। इसके अलावा अब बड़ी निगाहें बाजार में डार्क फ्लीट पर हैं, उन जहाज़ों पर हैं जो जहाज़ आमतौर पर रजिस्ट्रेशन से बाहर हैं, पुराने हो चुके हैं, जिन्हें कोई बीमा नहीं दिया जाता। और जब भी पिछले सालों में, पिछले दशकों में तेल उत्पादक देशों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, शुभम, चाहे वेनेजुएला हो या ईरान हो, तब डार्क फ्लीट्स काफ़ी काम आए हैं। इन डार्क फ्लीट्स ने, हालांकि गैर कानूनी है, इसमें रिस्क है, अगर ये जहाज़ डूब जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो इसमें पैसा नहीं मिलता है, लेकिन उसके बाद भी डार्क फ्लीट्स के जरिए दुनिया में ठीक ठाक कच्चे तेल का ट्रेड होता है। तो अब बाजार में पुतिन ऐसा करते दिख रहे हैं कि पुतिन एक पैरेलल मार्केट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिस पैरेलल मार्केट में रूस का तेल फ्लो करेगा और प्रतिबंध और इसके जरिए वो प्रतिबंध को रोकने की और प्रतिबंध का असर सीमित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दुनिया के दो सबसे बड़े ग्राहक भारत और चीन फिलहाल रूस के तेल पर किसी तरीके की अधिकतम सीमा लगाए जाने से सहमत नहीं है और ये पुतिन का बड़ा बाजार है। ओके सर, भारत का रुख अभी बहुत क्लियर नहीं है, हालांकि ना शामिल दिख रहा है ना बहुत विरोध करता दिख रहा है। चीन लेकिन दूसरा बड़ा प्लेयर है भारत के अलावा एशिया में। चीन का क्या रुख है इस कैपिंग को लेकर? चीन, भारत ने स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा, लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि भारत इससे सहमत नहीं दिखाई देगा। चीन ने एक महत्वपूर्ण काम किया। एक खबर आज काफ़ी चर्चा में रही तेल बाजार के बीच में कि चीन ने प्रतिबंध की सीमा को भी तोड़ दिया है। जो रशिया का ईस्ट साइबेरियन ग्रेड क्रूड है, जिसको ESPO क्रूड कहते हैं, उसके लिए चीन की कंपनी ने एक सिर्फ $67 पर बैरल का सौदा किया है। यह बात आज तेल बाजार में चर्चा के तौर पर थी और कई जगह से इस खबर रिपोर्ट ही $67.11 पर बैरल की डील की गई है रशिया के क्रूड के लिए। अब ये क्रूड की डील जो प्रतिबंध है $60 का, उसे सीधे डिफाई करती है। अब यहाँ से ये जद्दोजहद और दिलचस्प बहस शुरू होती है कि ये ESPO ग्रेड का क्रूड लेकर कौन जाएगा, कौन सी कंपनियां इसे लेकर जाएंगी। शिपिंग कंपनियों को इसका बीमा नहीं मिलेगा, तो क्या चीन के अपने जहाज इसको लेने जाएंगे या रूस का कोई टैंकर इसको लेकर जाएगा? क्योंकि ये पहला प्रयोग होगा जहां प्रतिबंध का उल्लंघन होगा और प्रतिबंध के पैरेलल ये तेल बाजार में बिकना शुरू होगा। सर, तीसरा सवाल तेल की कीमतों पर। रशिया कह रहा है हम कटौती करेंगे उत्पादन में, ओपेक ने टारगेट मिस कर दिया, लेकिन इस सबके बाद भी
तेल के बाजार में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है, लगातार $75 पर ट्रेड कर रहा है ब्रेंट क्रूड इस समय, क्या वजह है इसकी? तेल के बाजार में मंदी का गहरा दबाव दिख रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा असर दिख रहा है चीन की तरफ से आने वाली मांग में कटौती का। तेल का बाजार अब दो अलग अलग कीमतों पर मूव करेगा। एक तो दिलचस्प चीज़ हमें देखने वाली होगी कि आप एक ब्रेंट क्रूड की रेट देखेंगे और एक रशियन क्रूड का ग्लोबल ट्रेड भी देखेंगे, ऐसा दिखाई देगा हमें। लेकिन तेल के बाजार में मंदी का दबाव ज़्यादा है। शॉर्ट काफ़ी बड़े हैं, बियर्स ने तेल पर काफ़ी, मतलब मंदड़ियों ने तेल पर काफ़ी दबाव बना रखा है। लेकिन यहाँ से एक संभावना दिखाई देती है कि ओपेक देश आने वाले समय में उत्पादन में और बड़ी कटौती कर सकते हैं कच्चे तेल की कीमतों को $80 के ऊपर रखने के लिए। चलिए अब दिन की सबसे बड़ी खबर। 2022 में निवेशकों के एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश बंद करने वालों की संख्या बढ़ी है। एएमएफआई के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो नवंबर महीने में 2.3 करोड़ नए सिप अकाउंट रजिस्टर किए गए, जो पिछले साल के मुकाबले 6% अधिक हैं। लेकिन इस दौरान एसआईपी बंद होने की रफ्तार पिछले साल के मुकाबले 30% बढ़कर 1.2 करोड़ खाते पर पहुंच गई है। एएमएफआई के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर महीने में निवेशकों का इक्विटी म्यूचुअल फंड में भरोसा घटा है। यहां पर जो इनफ्लो थे वो टूटे हैं, कम हुए हैं और ये वाकई इसमें भी बड़ी गिरावट आई है। सर, पहला सवाल, सिप क्यों टूटने लगी, इसकी क्या वजह? ये तो बाजार भी तेज है, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। दो वजह दिखती है। सिप टूटने का आंकड़ा थोड़ा सा चौंकाने वाला है और इसमें अगर आप सिप के आंकड़े में हम ये ध्यान से देखें कि दो तरीके से हम सिप जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है इसके बाजार में असर को देखते हैं कि कितनी सिप रजिस्टर होती हैं और कितनी सिप डिसकंटिन्यू होती हैं और कितनी सिप स्टॉप कर दी जाती हैं। ये 3 पैरामीटर्स हैं। यानी वो लोग जिन्होंने निवेश कर रखा था उन्होंने नई सिप खोली, उन्होंने अपना निवेश रोक दिया, सिप डिसकंटिन्यू कर दिया। तो जो डिसकंटिन्यूएशन का रेशियो है वो 12% बढ़ा है। स्टॉपेज का रेशियो का करीब 2% के आसपास बढ़ा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग बाजार से वापस निकल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि बाजार में तेजी है, लेकिन छोटे निवेशकों में अब एक बेचैनी है, घबराहट है और वो घबराहट हमें बाजार में दिखाई देती है। जहां तक कीमतें पहुंच चुकी हैं वहां उसके बाद अब बड़ी मुनाफा वसूली छोटे निवेशक भी कर रहे हैं, बड़े निवेशक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अंततः जो मैक्रो पिक्चर है, अर्थव्यवस्था में सुस्ती, गिरावट, ट्रेड में गिरावट, जो डिमांड में कमी, ये सारी खबरें तैर कर लोगों के पास तक हैं, मौजूद है। और इसलिए हमें म्यूचुअल फंड में सिप में के क्लोजर की संख्या चौंकाने वाले ढंग से बढ़ती दिखाई देती है। 2022 की तुलना में करीब 51% का सर्ज हमें सिप बंद होने में दिखा है। और ये भारत के छोटे निवेश के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड उद्योग ने पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में भारत में निवेश की एक संस्कृति तैयार की। हालांकि अभी भी भारत में फाइनेंशियल सेविंग का केवल 6% हिस्सा म्यूचुअल फंड में निवेश होता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पारंपरिक निवेश से बाहर निकल कर म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया था। एक और वजह ये हो सकती है, बाजार में गिरावट की वजह की संभावना देखकर लोग इसे निकालकर अन्य विकल्पों की तरफ ले जा रहे हैं। अब हमें दिलचस्प तौर से देखना होगा कि क्या भारत में बैंक डिपॉजिट्स इसके बाद बढ़ेंगे। एफडी की में अगले 2-3 महीनों में पता चलेगा कि यह निकला हुआ पैसा बैंक डिपॉजिट्स में जा रहा है, या हमें यह भी देखना होगा कि यह पैसा क्या प्रॉपर्टी, गोल्ड या किसी दूसरी एसेट में जा रहा, या ये फिर विशुद्ध रूप से लोग अपनी बचतें तोड़ रहे हैं खर्च के लिए, कंजम्पशन के लिए, क्योंकि उनकी इनकम नहीं बढ़ रही। ये 3 चीज़ें हमें आने वाले आंकड़ों में दिखाई देंगी। सर, दूसरा सवाल मेरा इक्विटी म्यूचुअल फंड पे था। इक्विटी म्यूचुअल फंड हमेशा ये माना जाता है लंबी अवधि के लिए या लंबे लक्ष्यों को पाने के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ निकासी क्यों बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी शोभू करीब 60% रिडम्शंस बढ़े हैं। 26,000 करोड़ के रिडम्शन हैं 2 सितंबर 2021 के बाद। ये अब काफ़ी बड़ा नंबर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में दिखाई दे रहा है। और इसमें भी हम आंकड़े को जो भीतर से देखने की कोशिश करते हैं तो लार्ज कैप फंड्स में जो बड़े स्टॉक्स हैं उनसे जुड़े हुए फंड्स में करीब में जो इनफ्लो है वो घट के करीब 21 महीने के लो पर आ गया। इनफ्लो भी आ गया, रिडम्शन भी बढ़े हैं और इनफ्लो भी घटा है। 2 लाख करीब 2258 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इनफ्लो दिखाई दे रहा है। डेट मार्केट इनफ्लो थोड़े बेहतर दिखाई दिए हैं। अब यहाँ हमें इन निवेशकों की समझदारी का संकेत मिलता है, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कंपनियों के शेयर्स अब हाई वैल्यूएशन को टच कर रहे हैं। भारत के स्टॉक मार्केट की मौजूदा तेजी स्क्वीज होकर
कम स्टॉक्स तक सीमित रह गई है, 5 से 10% स्टॉक्स तक सीमित रह गई। तो इसलिए निवेशक लार्ज कैप फंड्स में बिकवाली कर रहे हैं या लार्ज कैप फंड से पैसा निकाल रहे हैं। और चूंकि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स का दौर थोड़ा बेहतर आने वाला है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी है, महंगाई की संभावना है, तो इसलिए पैसा वहाँ पर निवेश हो रहा है। पर इसमें एक और दिलचस्प चीज़ है जो आंकड़े बताते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेशकों की नई चॉइस है। यानी वहाँ प्राइस में वैल्यूएशन या अप्रिसिएशन का भी स्कोप थोड़ा बचा हुआ है। तो ये निवेश की चर्निंग है। लेकिन अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड से ओवरऑल मार्केट लोगों का पैसा निकल रहा है और खासतौर से बड़ी कंपनियों से पैसा निकल रहा है, तो इसका असर हमें अगले 2-3 महीनों में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो क्षमता है बाजार को गिरावट रोकने की, उसमें कमी के तौर पर दिखाई देगा। क्योंकि विदेशी निवेशक अगर आने वाले समय में कोई बड़ी बिकवाली करते हैं, जैसा कि हमने पिछले 1 साल में देखा शुभम, कि विदेशी निवेशकों ने बड़ी बिकवाली की, पर भारतीय बाजार में कोई अफरा तफरी, कोई बेचैनी नहीं हुई, बल्कि भारतीय बाजार को देशी निवेशकों ने संभाल लिया। म्यूचुअल फंड्स का सिप टूटना, म्यूचुअल फंड से निवेश का बाहर निकलना, इस बात का संकेत है कि फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जो ताकत है, जो फायरवॉल की ताकत है, जो कुशन है, वो कुशन बाजार में टूटेगा और कम होगा। चलिए, अगली खबर शेयर बाजार के बायबैक से जुड़ी है। शेयर बाजार में इस साल बायबैक की धूम मची हुई है। 2022 में अब तक कुल 51 कंपनियों ने 37,519 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक की घोषणा की है, जो पिछले साल के मुकाबले 2.6 गुना ज़्यादा है। पिछले साल 42 कंपनियों ने 14,341 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक किए थे। जिन कंपनियों ने शेयर बायबैक किया है उनमें TCS है, इन्फोसिस है, पेटीएम है, मॉइल है, बजाज ऑटो है, इमामी, तमाम दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। सर, कंपनियां बायबैक कर क्यों रही हैं? बड़ा नंबर है शुभम बायबैक का। पहली चीज़ तो ये कि बायबैक 2 वजहों से किए जाते हैं। बायबैक जब कंपनियां अपनी बाजार में पूंजी को जो फ्लोटिंग स्टॉक है उसको कम करने की कोशिश करती, ताकि उनके स्टॉक्स की कीमत में बढ़ोतरी दिखाई दे। और ये भी इस समय ऐसे हो रहा है, ये भी एक पैराडॉक्स है। जब भारतीय बाजार में तेजी दिखाई दे रही है, तब इतने बड़े पैमाने पर कंपनियां बायबैक कर रही हैं अपने स्टॉक्स को सपोर्ट करने के लिए। इसमें स्टार्टअप कंपनियां भी। मैं आंकड़ा देखने की कोशिश कर रहा था, 27,293 करोड़ रुपए के शेयर रीपरचेज करके एक्सटिंग्विश कर दिए गए, यानी खत्म कर दिए गए। उतना शेयर कंपनियों ने वापस खरीद लिया। 2 बड़ी वजह दिखाई देती हैं। एक तो बाईबैक के जरिए कंपनी अपने स्टेक होल्डर से शेयर खरीद के अपना इक्विटी आधार बेहतर कम करती है, ताकि आने वाले समय में कीमतें बढ़ सकें। और दूसरी शायद बड़ी वजह यह है कि अगर स्टॉक में बहुत तेज गिरावट आ रही है, जैसा कि हमने पेटीएम और नायका के संदर्भ में देखा, तब भी कंपनियां बाईबैक करके थोड़ा स्टॉक को सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं और अपने रिजर्व से पैसा देती हैं। ये संख्या काफ़ी बड़ी है। ये भारतीय शेयर बाजार का जो मौजूदा मिजाज है उससे भी अलग दिखाई देती है। जो बड़ी कंपनियां हैं जिनमें इनमें शुभम ने आपको नाम बताया, जिसमें मॉइल है, इमामी है, बजाज ऑटो है, इन कंपनियों ने बड़े बायबैक किए हैं। और पिछले साल की तुलना में अगर 2021 की तुलना में देखें तो ये संख्या काफ़ी बड़ी है, मतलब 2 गुने से ज़्यादा बड़ी संख्या है। बायबैक के अलावा शेयर बाजार में एक और चीज हुई, वो हुए विलय और अधिग्रहण। इन्होंने भी नए रिकॉर्ड बनाए। 2022 में अब तक 171 अरब डॉलर के विलय और अधिग्रहण हो चुके हैं। किसी भी कैलेंडर वर्ष में ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल 145 अरब डॉलर के विलय और अधिग्रहण हुए थे। इस साल सबसे बड़ा विलय HDFC बैंक के साथ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC का है। 57.8 अरब डॉलर के इस विलय की वजह से इस साल विलय और अधिग्रहण ने नया रिकॉर्ड छुआ है। सर, HDFC के अलावा और कौन से बड़े विलय अधिग्रहण हुए? हम बड़े विलय के नाम बताते हैं और उसके साथ हम ये भी समझते हैं कि यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था में कॉर्पोरेट सेक्टर की जो बदलती नब्ज है उसको कैसे पढ़ सकते हैं और आगे कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इसका कुछ अंदाज ले सकते हैं। इस साल के जो बड़े विलय और अधिग्रहण थे उसमें HDFC और HDFC बैंक का जिक्र शुभम ने किया आपके सामने। अडानी फैमिली ने, अडानी पर समूह ने अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण किया। बायोकॉन ने वियाट्रिस का अधिग्रहण किया। L&T माइंट्री ने माइंट्री का अधिग्रहण किया। आर्सलर मित्तल ने हजीरा में SR की जो पोर्ट एसेट्स थी उनका अधिग्रहण किया। ये तो कुछ प्रमुख बड़े अधिग्रहण थे और इनके वैल्यूएशंस काफ़ी बड़े थे। करीब इसमें सबसे बड़ा अगर आप 57 से 58 बिलियन डॉलर का निकाल दें तो, लेकिन बाकी भी 6, 5, 3 और 2, 4, 2 से लेके 6 बिलियन डॉलर तक के अधिग्रहण मौजूद थे। और
और ये खासतौर पर डील्स के नंबर के हिसाब से अगर आप देखें तो डील के नंबर्स में भी काफ़ी बढ़ोतरी दिखाई देती है। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि इसमें भी कुछ और विलय अधिग्रहण शामिल नहीं जो स्टार्टअप स्पेस में हुए, जो अलग से हुए, जिन्हें हमने इसमें शामिल नहीं किया है, वो स्टार्टअप स्पेस में भी इस साल बहुत सारे विलय और अधिग्रहण छोटे छोटे हुए। ये बताते हैं शुभम कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कॉर्पोरेट सेक्टर में मंदी के साथ एक बड़ा कंसोलिडेशन फेज दिखाई दे रहा है और इस बात की संभावना थी कि कोविड के बाद जब भारतीय अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौटेगी तो बहुत सारी कंपनियां उस झटके को झेल नहीं पाएंगी। तो उसमें एक हिस्सा स्टार्टअप्स का था जिन्हें जो बंद हुए या जो कमजोर हुए और जिनका इसका अधिग्रहण हमने एडटेक और फिनटेक में देखा। दूसरी तरफ ब्रिक एंड मोर्टार या पुरानी अर्थव्यवस्था में भी हमने ये बदलाव देखे। दूसरा ये कि कुछ विदेशी कंपनियां भारत से छोड़कर वापस निकल रही हैं, जैसे होलसिम का नमूना हमारे सामने है, जिसके कारण अडानी को अधिग्रहण का मौका मिला। तो ये परिस्थिति आने वाले समय में भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को थोड़ा हिलाएगी, क्योंकि भारतीय बाजार में अब एकाधिकार और डुओपोली और कार्टेल्स बढ़ेंगे, क्योंकि जब भी मर्जर और अधिग्रहण बढ़ते हैं, जब विलय अधिग्रहण बढ़ते हैं तो बाजार की प्रतिस्पर्धा हिलती है और कुछ कंपनियों के पास बाजार में ज़्यादा हिस्सा पहुंचता है। अगले साल पर निगाह रहेगी, क्योंकि अगले साल भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट आने की संभावना है। कंपनियों के मुनाफे दूसरी तिमाही से लगातार गिर रहे हैं। अगर कंपनियां अगले 3-4 क्वार्टर में भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी रिकवरी नहीं आती तो विलय और अधिग्रहणों की संख्या अगले साल भी ऐसी ही रह सकती है, इससे ज़्यादा हो सकती है। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। स्पेशल रिपोर्ट इस बात पर है कि क्या फ्री राशन स्कीम के उल्टी गिनती काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्या दिसंबर में ये स्कीम बंद हो जाएगी? ऐसे कौन से संकेत हैं, कौन सी आशंकाएं हैं जो गहरा रही हैं और बता रही हैं कि ये स्कीम अब लंबी चलने वाली नहीं है? सरकार की फ्री राशन स्कीम इस महीने खत्म हो सकती है, क्योंकि सरकार के पास बांटने के लिए अनाज बहुत सीमित बचा है और उसे बांटने की वजह निकट भविष्य में नजर भी नहीं आ रही। ऊपर से खुले बाजार में गेहूं की महंगाई सरकार को मजबूर कर सकती है कि वो अपने स्टॉक में रखे अनाज से कुछ गेहूं बाजार में बेचे, ताकि सप्लाई सामान्य हो सके और गेहूं की महंगाई पर कुछ लगाम लग सके। बीते 2 महीनों के दौरान खुले बाजार में गेहूं का भाव 13% से ज्यादा बढ़ चुका है। 2 महीने पहले दिल्ली में गेहूं 2560 रुपए प्रति क्विंटल पर बिक रहा था और अब भाव 2900 रुपए के ऊपर है। और गेहूं की कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी से आटा भी महंगा हो गया है। गेहूं के साथ आटे की ये महंगाई सरकार पर दबाव डाल सकती है कि वो अपने स्टॉक से खुले बाजार में गेहूं बेचे। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया है कि आने वाले दिनों में सरकार अपने स्टॉक से 20 से 30 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेच सकती है, लेकिन सरकारी स्टॉक में गेहूं पहले ही कम है और खुले बाजार में सरकार ने बिकवाली से सरकार के पास स्टॉक और भी कम हो जाएगा। 1 नवंबर तक केंद्रीय पूल में गेहूं का कुल स्टॉक 210 लाख टन दर्ज किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 50% कम है और नवंबर की शुरुआत में 14 वर्षों का सबसे कम स्टॉक है। गेहूं की महंगाई और सप्लाई के आंकड़े कहीं से भी इस बात का समर्थन नहीं कर रहे कि सरकार फ्री राशन स्कीम में गेहूं बांटेगी। रही बात चावल की, तो सरकारी भंडार में उसका स्टॉक भी 4 साल के निचले स्तर पर है। हाल के दिनों में सरकार ने धान की खरीद जरूर बढ़ाई है, लेकिन ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती कि सरकार फ्री राशन स्कीम के लिए चावल की सप्लाई बढ़ाएगी। ऐसा माना जाता है कि गुजरात और हिमाचल चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिसंबर तक फ्री राशन स्कीम को लागू किया था। अब दिसंबर खत्म होने वाला है और चुनाव भी खत्म हो गए हैं। बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव भी अगले साल के अंतिम महीनों में ही आएंगे, यानी फ्री राशन स्कीम को दिसंबर के आगे बढ़ाकर राज्यों के विधानसभा चुनाव में उसका फायदा लेने की वजह भी अभी बहुत दूर है। और एक बार सरकार ने अगर दिसंबर में फ्री राशन स्कीम को रोका तो फिर उस स्कीम के दोबारा लौटने की उम्मीद नहीं है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार।